Everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about the meaning and impact of globalization. ठीक है? In this video, we are going to discuss about the concept meaning of globalization as well as we'll discuss about the positive impact of the globalization and the negative impact of the globalization in Indian society. Okay, so यहाँ पर इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो टोटली रिलेट्स करेगा ग्लोबलाइजेशन से। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में एक टॉपिक कवर अप किया था विच वॉज लिबरलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एज वेल एज द एलिमेंट्स ऑफ द लिबरलाइजेशन। लिमिटेड एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? सो आई कैन डायरेक्टली से द ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrating or interlinking the national economy with the world economy। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर हमारा नेशनल इकोनॉमी इंटरैक्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी से, विच मीन्स हम लोग ट्रेड हमेशा सुनते आते हैं जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद इन द बाउंड्री और आउट ऑफ और आई कैन से अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है आप वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरेक्ट करोगे, उससे इंटरलिंक करोगे, यानी आपकी खुद की होम कंट्री हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट ये इंटरेक्ट करता है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द इंटरैक्टिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, बिकॉज इट इम्प्लाइज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, new technologies we can import with the help of globalization, and labor across the national boundaries, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री फ्लो होता है। किस किस का फ्री फ्लो होता है? वी कैन ईजिली डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, एंड इसके अलावा कैपिटल्स को आप डिमांड कर सकते हो, आप लेबर्स को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो है आउट ऑफ द कंट्रीज जाके भी काम करते हैं, वर्क करते हैं और दे अर्न मनी, ठीक है। सो इस तरीके से और हम लोग टेक्नोलॉजीज़ भी, फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ भी इंपोर्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ये होता है नॉर्मल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पर हमने सिर्फ अभी तक देखा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, बट इसके आगे के लेक्चर में, आगे की वीडियो में हम यहाँ पर अभी जो डिस्कस करेंगे वो होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो सकता है? इट कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इट कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट मीनिंग स्लाइड में ऐड किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। सो लेट्स रीड इट आउट। ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrating the national economy with the world economy, and it implies free flow of goods and services, capital, technology and labor across the national boundaries। जो हमने अभी डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेम एज इट इज़ यहाँ पर है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के वो देखते हैं। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में मेरी कंट्री वर्ल्ड की कंट्रीज है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी। सो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट बेनिफिट इज बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ आपको पता है, जैसे कि आप अगर गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ और फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, फ्रॉम द अब्रॉड कंट्रीज़, सो कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, डिफरेंट ड्यूटीज़ चार्ज की जाती है। बिकॉज इंपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट खुद रिस्ट्रिक्ट करती है, बिकॉज इससे क्या होता है? आउटफ्लो होता है। किसका आउटफ्लो होता है? मनी का, जो फ्लो ऑफ इनकम होता है वो आउटफ्लो होता है। सो इसकी वजह से यहाँ पे पहले क्या किया जाता, बट
आउटफ्लो होता है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे मॉडर्नाइजेशन, हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. सो दैट्स वाई फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी. जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से पहले जैसे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनाई गई थी, जिसकी वजह से वी गेट द LPG पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. बट इससे पहले क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट करने पे चार्ज की जाती थी. इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट द 150%. मतलब आपका जितना भी गुड्स होता है उसका 50% एक्स्ट्रा. इट वॉज टोटली अबाउट द 150%. सो यहाँ पर क्या किया गया है, ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से, लिबरलाइजेशन आ जाने की वजह से, ठीक है, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है, सो कस्टम ड्यूटीज़ को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया. एंड इट इज़ रिड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम 150% टू 10% इन 1991. मतलब आप डिफरेंस समझ सकते हैं, 150 से डायरेक्टली इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया, जिससे क्या हो, इम्पोर्ट करने में आसानी हो. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्ट करना अच्छा भी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इम्पोर्ट करना इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीरियड ऑफ 1991. सो इससे हमें ये बेनिफिट मिला कि कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हो गई, तो हम इजीली इंपोर्ट कर सकते थे कोई भी चीज़, जैसे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, या न्यू टेक्नोलॉजीज़ ही क्यों ना हो गई, या फिर लेबर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से न्यू स्किल्स, आइडियाज़, नॉलेज वगैरह अपग्रेड होता है. सो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का ये रहा कि इसकी वजह से कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई. ठीक है. और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेकंड पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ फीमा एक्ट 1999. अब फुल फॉर्म ऑफ फीमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है. फीमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में स्टैब्लिश किया गया था. इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इंडियन फर्म जो है मतलब ईजिली इंडियन फर्म क्या कर सकती, इन्वेस्ट कर सकती है इन अब्रॉड. ठीक है. अगर मैं इंडियन फर्म अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करेगी, फॉरेन एक्सचेंज बोला, ये एक्ट ही बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज के लिए. ठीक है. सो फॉरेन एक्सचेंज जब होगा, जब मेरी कंट्री आउट ऑफ द कंट्री जाके जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेगी, सो फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली होगा, बिकॉज मेरा करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्रीज करेंसी. ठीक है. सो जब करेंसी का एक्सचेंज होगा, सो इट विल ऑटोमेटिकली बिल्ड योर प्लेस इन द ग्लोबल मार्केट. इंडिया का एक ग्लोबल मार्केट में एक प्लेस जनरेट हो जाता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज करते हो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आपका खुद एक मार्केट बैकअप बिल्डअप होता है. ठीक है. सो फेमा एक्ट आने की वजह से भी क्या हुआ, इंडिया जो है, इंडिया को ग्लोबल मार्केट में प्लेस मिला. क्यों मिला है प्लेस, जब इंडिया डिफरेंट कंट्रीज से ट्रांजैक्शन करेगा तो डेफिनेटली इंडिया विल गेट ग्लोबल मार्केट प्लेस. ठीक है. सो इससे क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल भी हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है. टाटा स्टील ने यहाँ पे टेक ओवर किया था क्यूरस कंपनी को. ये फॉरेन कंपनी है जो एंटरटेनमेंट की के लिए होती है, वहाँ के एंटरटेनमेंट का एक कंपनी है कोरस कंपनी. सो टाटा स्टील ने इसे टेक ओवर किया था. ठीक है. इसके साथ हिंडाल्को ने भी फॉरेन कंपनीज को टेक ओवर किया है. एंड टाटा मोटर्स को तो आपको पता है, आपने कॉमनली सुना होगा कि टाटा मोटर्स ने क्या टेक ओवर किया, जैगुआर जो कंपनी है फॉरेन, एंड लैंड रोवर्स. ठीक है. सो ये सारा पॉसिबिलिटी हमें कब मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ये वाज सेकंड बेनिफिट ऑफ फेमा एक्ट 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वजह से ही ये सारी कंपनीज को टेक ओवर करना पॉसिबल हो पाया, और इंडिया गेट दी प्लेस इन द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जो FDI है ना, वो 100% अलाउड है पर्टिकुलर सेगमेंट्स और सेक्टर्स में. लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप, फॉरेन डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ. अब वो फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक्स पे कर सकती हूँ, जैसे कि शेयर्स वगैरह परचेज करना, जैसे कि आज लोग करेंसीज में ट्रेड करते हैं, डॉलर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अमेरिकन डॉलर्स खरीदते हैं. सो इट इज़ लाइक स्टॉक और इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ FDI. और समटाइम क्या होता है, हम लैंड एंड मशीनरीज पे या प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो होता है आपका यहाँ पर
for FDI. So FDI can be a two type, stocks and inventories का हो सकता है, and it can be a plant and machineries और equipment etc. ठीक है. So foreign investment करने से ये benefit मिला कि सबसे पहले तो just because of globalization हमें ये possibility मिली कि आप 100% जो है infrastructure हो गया, export हो गया, tourism हो गए, hotels है या कोई industry है, तो वहाँ पर आप पूरा 100% तक का FDI कर सकते हो, foreign direct investment कर सकते हो 100%. ठीक है. एंड इसके अलावा जैसे कि कुछ सर्टन सेक्टर्स है, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या एयरलाइंस कंपनीज हो गई. सो वहाँ पर भी क्या है, ये सारे जो जो फॉरेन FDI है वो अलाउ किया गया है. ठीक है. एंड यहाँ पर जो है ना 26 to 74 का रेंज होता है. ठीक है. इस रेंज में आप FDI कर सकते हो. जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स एंड टूरिज्म्स का बताया आपको. सो यहाँ पर इसका 100% FDI इज़ अलाउड. आप FDI 100% कर सकते हो फॉरेन कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, होटल्स, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में. बट अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ के बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड एयरलाइंस पे इन्वेस्टमेंट करना है तो इट कैन बी इन अ रेंज ऑफ 26% to 74%. ठीक है. सो ये सारा पॉसिबिलिटी हमें मिला जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो दीज आर ऑल आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. नाउ लेट्स प्रोसीड to the next one, which is negative impact of globalization. Now we will discuss about the negative impact of globalization. The first negative impact of globalization is प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज. अगर आप देखो तो क्या है, सबसे पहले तो MNCs का जो एंट्री है वो लिबरलाइज्ड कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. LPG जब आया है लिबरलाइजेशन की वजह से. लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. अब लिबरलाइजेशन आ गया, फ्रीडम है, इजीली कंपनीज क्या कर सकती है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, इंडियन मार्केट में वो लोग इजीली एंटर कर सकते हैं. सो डोमेस्टिक कंपनीज को ये प्रॉब्लम फेस होने लगा क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा ना. दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद हाईली प्रोफेशनल फॉरेन MNCs. और फॉरेन MNCs की ब्रांड्स होगा, उनकी सर्विसेज काफ़ी अपडेटेड होंगी, उनके नॉलेज स्किल्स बहुत ही डिफरेंट होगा. सो उनसे कॉम्पीट करना, हाईली प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज से कम्पीट करना फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. सो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से डोमेस्टिक कंपनीज ने ये डिफ़िकल्टीज फेस की है इन द इंडियन मार्केट. ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सम टाइम क्या होता है ना, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई 1991 लिबरलाइज्ड वाला, सो इसने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इसको लिबरलाइज कर दिया. जैसे पहले मैंने बताया था कि कस्टम ड्यूटी पे 150 लगता था, लेकिन LPG आने के बाद इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया. मतलब अब आप इंपोर्ट आसानी से कर सकते हो, 10% कस्टम ड्यूटी देना है. सो यहाँ पे क्या होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती टू डू इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल जो लोकल का नॉर्मल कंट्रीज़ हो गई, या फिर कोई कंट्रीज़ है जो जिनका GDP या ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो मल्टीनेशनल्स कंपनीज उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे ट्रस्ट या इंटरेस्टेड नहीं होती है. सो इससे क्या होता है, और समटाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे मेजर इशू ये आता है कि आपका कंट्री से जो मनी होता है वो आउटफ्लो होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, कि आपका जो है आउटफ्लो हो जाता है. समझ में, इट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा उसकी वजह से. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज. प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लिबरलाइज किया है कि इंडियन कंपनीज कैन ईजिली इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. बट क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है यहाँ पे कि फॉरेन टेक्नोलॉजी में नॉट सूट टू इंडियन कंडीशंस. हमारी इंडियन कंडीशंस के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजीज इतनी सूट नहीं हो पाती है. जैसे कि आप देखो मेट्रो वगैरह है, मेट्रो से भी आगे चीज़ें जा चुकी है. जापान एंड जर्मनी में आप देख सकते हो कि ज़मीन के अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंशन कर दी गई है. मतलब उन लोगों का टेक्नोलॉजिकल जो लेवल है वो कितना एडवांस है. बट अगर मैं वहाँ की उस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर लूँ तो इट मे बी नॉट सुटेबल टू द इंडियन कंडीशन. नो. सो यहाँ पे फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ का ये एक प्रॉब्लमेटिक फेस है. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया positive and negative impact of globalization. So we have completed this topic here. In the next video I think we will discuss about the privatization and the elements of privatization. So
If do people have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. Okay, that is enough for today. Just subscribe my YouTube channel. That is enough for today. Bye, have a nice day, take care.